Namaskar friends, welcome to a smart YouTube study. I am Chand Prakash. I come back again after 3 days because I have some issues. Now I am well. Today I teach you 10 plus 2 biology, chapter human health and disease. And I especially discuss disease tuberculosis. जी हाँ, आज मैं कुछ इश्यूज के बाद आज मैं ट्यूबरकुलोसिस पर स्पेशल डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है टीबी के बारे में। टीबी ट्यूबरकुलोसिस, इसे क्षय रोग, अस्थमा, शीत इत्यादि नाम, तपेदिक इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो हम आज कॉपी कलम के साथ बैठते हैं और इसको नोट भी करते जाएंगे, बहुत ही मजा आएगा। तो देखते हैं व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या है? तो ट्यूबरकुलोसिस फ्रेंड्स सभी लोग जानते होंगे टीबी के रोग के बारे में। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं कि यह रोग इतना प्रचलित है कि आजकल सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि यह रोग ही ऐसा है। तो ट्यूबरकुलोसिस क्या है? व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस? इसे जानना बहुत ही जरूरी है। इट इज सीरियस डिजीज. इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया. दिस बैक्टीरिया इन्फेक्ट हेल्दी पर्सन बाय स्प्यूटम, कफ, स्नीज, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, फूड, वाटर एंड एयर. आप जानते हैं यह इतना सीरियस डिजीज है, खतरनाक डिजीज है, और यह माइकोबैक्टीरियम जीवाणुओं के द्वारा होता है। यह जीवाणु एक स्वस्थ व्यक्ति को जब इन्फेक्ट कर देता है तो उसके द्वारा दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है, यानी कि यह इन्फेक्शियस डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है। तो इसको बारे में जानना बहुत जरूरी है सीरियसली, क्योंकि यह रोग आपके थूक के द्वारा, स्प्यूटम के द्वारा, यानी कि रोगी पर्सन यदि कहीं पे थूक देता है तो उस थूक में हजारों लाखों करोड़ों बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, वह स्वस्थ व्यक्ति में जा सकता है। क्योंकि आपके बच्चे वहां खेलने के लिए जाते हैं, गेंद खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, और उस गेंद के द्वारा आपके बॉडी में प्रवेश कर सकता है। आपके बच्चों को, आपको कफ करते हैं, कफ भीग देते हैं कहीं पर, तो उस कफ पर मक्खी बैठते हैं, मक्खी उड़ करके फिर आपके खाना पर बैठेंगे, फल पर बैठेंगे, सब्जी पर बैठेंगे, फिर आपके बच्चे के खिलौने पर बैठेंगे, फिर इस प्रकार से आपके फैमिली में फैल सकता है। यह एक सीरियस डिजीज है, याद रखना। टीबी इज ए सीरियस डिजीज बिकॉज स्प्रेड हाईली। तो यह कफ के द्वारा भी होता है, छींक के द्वारा भी होता है। कहीं पे छींक देते हैं तो उस छींक में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया वायु में फैल जाते हैं। फिर वहां पर आप जाते हो, आपके मम्मी पापा जाते हैं, आपके छोटे भाई जाते हैं, आपके छोटे प्यारे बच्चे जाते हैं, फिर वहां पे श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उसका जीवाणु वायु के द्वारा आपके बॉडी में आ जाता है। तो इस प्रकार से छींकने से भी यह रोग फैलता है। डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा हाय हेलो करते हैं, गला मिलते हैं, तो डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा भी इसके जीवाणु आपकी बॉडी में आ सकता है। यह इस प्रकार से इसे हम सीरियस डिजीज कहते हैं। यह रोग फूड के द्वारा भी जाता है, जैसा कि आपको बताए, यदि कहीं पे संक्रमित व्यक्ति थूक दिया है या कफ कर दिया है तो वहां पर, या टूल्स या जो भी करते हैं, तो इस प्रकार से वहां पर जो मक्खी बैठेंगे, फिर खाना पर बैठेंगे, तो भोजन के द्वारा वह आपके बॉडी में आ सकता है, आपके बच्चों को हो सकता है। पानी के द्वारा हो सकता है, यानी कि नदी, तालाब, पोखर इत्यादि के पानी में यह बैक्टीरिया संक्रमित व्यक्ति के नहाने, उसको मलमूत्र त्यागने से, उसमें दूषित हो जाने पर जब वह पानी का यूज करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। या संक्रमित व्यक्ति यदि किसी गिलास में, बर्तन में भोजन करता है और उसी बर्तन में स्वस्थ व्यक्ति को फिर भोजन देते हैं, तो उसके दौरान भी यह रोग का जीवाणु जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपके बॉडी में आ सकता है। एयर के द्वारा, यानी कि सांस लेते हैं, यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु वाले, यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से संक्रमित व्यक्ति है और यहाँ पर रहता है तो इसके वातावरण में भी इसके जीवाणु तैरते रहता है।
तो फिर यहाँ पर यदि स्वस्थ व्यक्ति आएंगे तो उसके बॉडी में यह जीवाणु चल जाएगा। तो नोट करते हैं, इट इज सीरियस डिजीज, इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरिया। ठीक है, राइट नाउ यदि आप मेरा वीडियो को अभी समझ रहे हैं तो अभी जस्ट लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते। ठीक है, तो लाइक करना जरूरी बनता है। ठीक है, नोट करते हैं, इट इज, तो यहां पर समझते हैं कि व्हाट इज माइकोबैक्टीरियम। तो यहां समझ लेते हैं, इट इज सीरियस डिजीज, यह एक खतरनाक रोग है। इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। These bacteria infect healthy person by sputum, sneeze, direct contact, food, water and air। यह रोग का जीवाणु स्वस्थ पर्सन में थूक से, कफ से, छींकने से, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, फूड से, भोजन से, वाटर, जल और हवा के द्वारा यह स्वस्थ व्यक्तियों में जाता है। तो नोट कर लो और इसका आंसर याद कर लो। यदि लाइक लगे तो लाइक भी कर दो, अभी कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पेशल नोट कर सकते थे, कॉज क्वेश्चन ये आता है, यह टीबी रोग किस कारण से होता है, इसका पैथोजेंस क्या है, पैथोजेंस। तो यहाँ पैथोजेंस का नाम या कारण पूछ रहा है, तो यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जीवाणु से होता है, यानी कि इसको याद रख सकते हो क्या, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है, इतना याद रखना तो बहुत ही जरूरी बनता है। ये किसी कोई भी रोग हो, वह उसका पैथोजेंस क्या है, उसका नाम याद रखना बहुत ही मस्त होता है। और यह एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, जो टीबी रोग का जीवाणु का नाम क्या है। तो टीबी रोग के जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। और इसका स्प्रेड के बारे में पूछता है, यह रोग कैसे स्प्रेड करता है। तो यह रोग जो है, यानी कि टीबी रोग, यह कम्युनिकेबल डिजीज है। टीबी रोग क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इज कम्युनिकेबल डिजीज। क्या लिख सकते हो, दिस इज कम्युनिकेबल डिजीज। यहाँ लिख सकते हो, दिस इज कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज। जो भी कम्युनिकेबल डिजीज होता है वह स्प्रेड करता है किसी न किसी एजेंट के द्वारा। किसके द्वारा, एजेंट के द्वारा। तो यहाँ पे एजेंट के रूप में आप लिख सकते हो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मक्खियों के द्वारा आ सकता है आपके घरों में। इस प्रकार से वाटर के द्वारा आ सकते हो, तो वो सब एजेंट के रूप में रहता है। तो स्प्रेड के बारे में आपको लिखना है, यह रोग स्प्रेड कैसे करता है। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उसके थूकने से बाय स्प्यूटम, यहाँ लिख सकते हो अलग से, स्नीज जानते हो ना, छींकते हैं, स्नीज हो गया। कफ, कफ, खांसी करते हैं इस प्रकार से। तो खांसी के द्वारा भी इसके जीवाणु बाहर वायु में आते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, यानी कि किसी से हाथ मिलाते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, डायरेक्ट कांटेक्ट। तो डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, हाथ मिलाते हैं, गला मिलते हैं, तो उसको डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। उसके साथ सोते हैं, या पति पत्नी है तो हम एक ही साथ सोते हैं, तो वहां पर डायरेक्ट कांटेक्ट कहलाएगा। फ्रेंड्स हैं, हाथ मिलाते हैं, गला मिलते हैं, तो डायरेक्ट कांटेक्ट कहलाएगा। समझते जाओ, और समझ जाते हो तो लाइक जरूर कर देना। और फूड के द्वारा भी, यानी कि खाना खाते हो, भोजन
ग्रहण करते हो, यदि संक्रमित भोजन है उस पर जो है उस प्रकार का बैक्टीरिया आ गया है इसी प्रकार से, तो फूड के द्वारा भी यह जीवाणु चला जाएगा। वाटर से भी इसके जीवाणु आपके बॉडी में आ सकता है। सबसे बड़ी बात है एयर, हवा। इसलिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी रोग से जो ग्रसित व्यक्ति है उसको स्पेशल वार्ड में रखा जाता है, यानी कि एक अलग रूम में रखा जाता है, क्योंकि जहाँ पे वो रहेगा वहाँ का वायु भी संक्रमित हो सकता है, और वायु भी संक्रमित हो सकता है, इसीलिए यह स्वस्थ व्यक्ति में भी जा सकता है। इसीलिए इसको अलग वार्ड में, अलग कमरा में रखा जाता है। यदि उसे अलग कमरा में नहीं रखेंगे तो पूरे परिवार को होने का चांस रहता है 100%। ठीक है, तो स्पीड में आप इस प्रकार से लिख सकते हो, और काज में लिख सकते हो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और डेफिनेशन में इस प्रकार से लिख सकते हो। नोट कर लो, और आगे हम टॉपिक चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री बताएंगे इसका। ये तपेदिक रोग यानी टीबी रोग का क्या हिस्ट्री है, इसका और क्या क्या नाम है, वो सब चर्चा करेंगे। अभी तक नहीं लाइक किए हो तो लाइक कर दो, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, तो आपको बताने जा रहा हूँ टीबी का हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस में हम स्टार्ट करते हैं यहाँ बहुत पहले से। तो स्टार्ट करते हैं। टीबी रोग का पता जो है सर्वप्रथम हिप्पोक्रेटस ने लगभग 460 ईसा पूर्व पहले ही कर लिया था। कब कर लिया था? 460 ईसा पूर्व पहले। किसने किया था? हिप्पोक्रेटस। तो हिप्पोक्रेटस ने बताया था, उस समय बताया था कि यह सबसे व्यापक रोग है, यानी कि यक्ष्मा सबसे व्यापक रोग है। 460 ईसा पूर्व में ही समझ जाओ इसका हिस्ट्री कितना नीचे से है, यानी कि बहुत पहले से है। इसमें उन्होंने बताया कि इसमें बुखार, रक्त भरी खांसी भी शामिल है, और यह रोग धीरे धीरे सभी को हो सकता है, यानी कि संक्रामक रोग है। लगभग यह हर व्यक्ति में हो सकता है, यह इतना घातक है उन्होंने बताया था। किसने बताया था? हिप्पोक्रेटस ने। और उन्होंने एक आनुवंशिक अध्ययन से यह पता चला है कि अमेरिकियों में 100 ईस्वी से यह रोग है, यानी कि अमेरिकियों में आनुवंशिक शोध के अनुसार अमेरिकियों में 100 ईस्वी से यह रोग मौजूद है। तो यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि यह रोग कितना पहले से ही है। टीबी नाम बहुत वर्षों तक नहीं पड़ा, यानी कि लगभग 1820 ईस्वी तक यह रोग को लोग एकल रोग के रूप में नहीं पहचान पाया, यानी कि 1820 ईस्वी तक यह रोग को एकल रोग के रूप में पहचान नहीं हुई। यानी कि लोगों में यह भ्रम की स्थिति बना रहा 1820 ईस्वी तक। समझ जाओ, 100 ईस्वी ऐसा अनुमान है ईसा पूर्व से ही यह रोग है, लेकिन अब आनुवंशिक शोध में यह पता चला कि 100 ईस्वी में अमेरिकियों में यह रोग मौजूद था। लेकिन इतने वर्षों के बावजूद भी यह रोग का एकल रोग के रूप में पहचान नहीं बन पाया। एकल रोग का मतलब ये है कि यह रोग का कोई नाम होना चाहिए, तो यह बिना नाम का ही 1820 ईस्वी तक रहा दुनिया में, और तबाही मचाते रहा। इतना तबाही की मत नाम है। बाद में चल करके 1839 ईस्वी में, कब? बाद में 1839 ईस्वी में इस रोग का पता चला। इस रोग का पता एल सोलाइन द्वारा चला, और उन्होंने बताया ट्यूबरकुलोसिस। एल सोलाइन, किसके द्वारा? एल सोलाइन द्वारा पता चला और नाम दिया
क्या चीज? ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि तपेदिक। अब जाकर के 1839 ईस्वी में इसका नाम का सिर्फ पता चला। दोस्तों समझ जाओ यह कितना घातक है। तब जाकर के अब इसके नाम पता चलने के बाद इसके रोकथाम और इसके इलाज का खोज शुरू होने लगा। और इस प्रकार से 1838 से 1845 ईस्वी के बीच एक प्रयोग किया गया डॉक्टर जॉन क्रागन के द्वारा। डॉक्टर जॉन क्रागन के द्वारा कब? तो 1838 से 1845 के बीच में एक प्रयोग किया गया डॉक्टर जॉन क्रागन के द्वारा। एक छोटी सी हिस्टोरी है दोस्तों। इन्होंने यह समझा कि इस रोगी को यदि कोई साफ वातावरण और समान ताप वाले क्षेत्र में रखा जाए, समान तापमान वाले क्षेत्र में कुछ दिनों तक रखा जाए तो इसका जीवाणु नष्ट हो जाएगा और रोगी जो है स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा अनुमान के लगाया और इन्होंने प्रयोग भी किया। 10-15 लोगों को जो टीबी से ग्रसित थे उनको लेकर के इन्होंने गुफा में चला गया और उन लोगों को समान तापमान पर कुछ दिनों तक रखा। तो दोस्तों यह जानकर हैरानी होगी कि वहां रोग तो ठीक नहीं हुआ लेकिन रोगी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से उनका प्रयोग असफल रहा। उनका प्रयोग असफल रहा। उसके बाद आगे की खोज प्रारंभ हुई। इसके बाद माइकोबैक्टीरियम तपेदिक बैसिलस, माइकोबैक्टीरियम तपेदिक बैसिलस की पहचान 1882 ईस्वी में रॉबर्ट कोख के द्वारा किया गया। जी हाँ, रॉबर्ट कोख ने यह बताया कि यह रोग यानी कि टीबी रोग माइकोबैक्टीरियम तपेदिक बैसिलस जीवाणुओं के द्वारा होता है। यानी कि उन्होंने 24 मार्च 1882 ईस्वी को यह पता लगाया और इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। उसके बाद सबसे बड़ी खोज हुई अल्बर्ट कालमेट और कैमिल गुएरिन के द्वारा। किसके द्वारा? अल्बर्ट कालमेट और यानी कि अल्बर्ट कालमेट और कैमिल गुएरिन ने 1906 ईस्वी में टीबी के प्रतिरक्षण से संबंधित एक खोज किया और यह खोज बहुत बड़ी खोज थी। यानी कि बीसीजी के टीके की खोज के लिए यह खोज बहुत बड़ी थी। इसलिए बाद में चल करके इसे बैसिलस कालमेट गुएरिन भी रखा गया। यानी कि बीसीजी के एक टीका का नाम है बैसिलस कालमेट गुएरिन। तो अल्बर्ट कालमेट और कैमिल गुएरिन के द्वारा जो खोज किया गया था उसी के आधार पर आगे चल करके बीसीजी के टीके बनाया गया और बीसीजी के टीके में इन्हीं का नाम आता है बैसिलस कालमेट गुएरिन। तो याद है बैसिल कालमेट गुएरिन। तो दोस्तों इसे याद कर लेंगे। बीसीजी का फुल फॉर्म भी हो गया। अब इसके बाद जो खोज हुई एक आश्चर्यजनक खोज थी बीसीजी के वैक्सीन का खोज। बीसीजी के वैक्सीन का मतलब है टीका। तो बीसीजी के टीके का खोज इस खोज के बाद संभव हुआ और बीसीजी के वैक्सीन सबसे पहले
फ्रांस ने विकसित किया। सबसे पहले फ्रांस ने 1921 ईस्वी में विकसित किया। 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम फ्रांस ने BCG वैक्सीन का प्रयोग मनुष्य पर किया। इसीलिए बीसीजी के खोज का श्रेय फ्रांस को जाता है। तो बीसीजी के वैक्सीन का खोज हो गया दोस्तों। तो किसी भी रोग का वैक्सीन का खोज जब हो जाती है तो उस रोग को हम बढ़ने से, स्प्रेड होने से और उस रोग से जो मृत्यु होती है उसको कम करने में आसानी होगा, यानी कि मृत्यु दर को रोक देना है। यानी कि बीसीजी के टीके का खोज जब हो गया तो मरने वालों की संख्या में अब कमी आएगी। तो इस प्रकार से बहुत भारी कमी हुआ मृत्यु दर में, यानी कि मोर्टालिटी रेट में बहुत कमी हुई। यहाँ तक कि 50% मोर्टालिटी रेट था उस समय, 100%, 90%, यानी कि रोग ठीक होने का कोई दवाई ही नहीं था। लेकिन वैक्सीन के द्वारा यह संभव हुआ। बाद में चलकर के और बहुत बड़ी कामयाबी हुई 1946 ईस्वी में। तो यह क्वेश्चन आपको आ सकता है, बीसीजी के वैक्सीन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, किस देश ने किया? तो फ्रांस ने किया। तो आपको यह नोट कर लेना है और आगे जो खोज हुई उसको बता रहे हैं। आगे सबसे बड़ी खोज ये थी कि बीसीजी का, यानी बीसीजी के खोज के बाद सबसे बड़ी खोज ये थी कि टीबी रोग का दवा क्या है, मेडिसिन क्या है। तो मेडिसिन का खोज भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, टीबी के ऊपर जीत है। यानी कि हम अब टीबी को हरा पाने में 100% सक्षम हो गए हैं। तो इस प्रकार से एंटीबायोटिक विकसित किया गया 1946 ईस्वी में। तो याद रखना है, टीबी के एंटीबायोटिक का खोज कब हुआ और वह एंटीबायोटिक का नाम क्या है? उस एंटीबायोटिक का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन और खोज हुआ 1946 ईस्वी में। मेडिसिन का खोज हुआ 1946 ईस्वी में और उस मेडिसिन का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो याद रखना है फ्रेंड्स, अब जो है मेडिसिन का भी खोज हो गया, वैक्सीन का भी खोज हो गया। अब टीबी को हम हराने में सक्षम हो गए। नहीं तो ऐसा इतिहास और है कि बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ भी यह रोग से मरे हैं, शहीद हुए हैं। तो इस प्रकार से अब जो है हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन को याद रखना है। आगे बहुत दवाई अब इसका है और उसका, लेकिन अब जो अगली वीडियो मेरी आएगी वह वीडियो टीबी के ऊपर ही रहेगी और टीबी का ट्रीटमेंट के बारे में स्पेशल बात आएंगे आपको अगली वीडियो में। यदि आपको पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यदि अभी तक नहीं किए हैं तो। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टीबी के ट्रीटमेंट और कंट्रोल के बारे में लेकर आएंगे अगली वीडियो। इंतजार करें।